फिलहाल स्टूडेंट का भी सामने आ रहा था कौन कौन से हाँ आ रहा है जो बात करेंगे वो आपको ऊपर आते रहेंगे सारे सेक्शन कोशिश करो यदि वो चल नहीं देखते वो सारे लक्ष्य अगर मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ जैसे स्टॉप हो जाएगा स्टॉप करेंगे या स्टॉप वीडियो स्टॉप वीडियो आप और बाकी स्टूडेंट्स वो आपको नहीं देख सकते आप भी नहीं देख सकते साइड नंबर नहीं वो मैं पार्टिसिपेंट देखती हूँ कितने स्टूडेंट्स का हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आर यू देयर Yes, ma'am. yes ma'am ओके स्टार्ट कर रहे हैं या अभी वेट करना है और भी किसी ने ज्वाइन करना है मैम स्टार्ट कर लें. ओके अच्छा कल हमने पढ़ा था इन्फ्लेमेशन के बारे में ठीक है कुछ चीजें अब हम इसी के टॉपिक को नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अच्छा कल मैंने आपको बताया था मैक्रोफेज एक्टिवेशन के बारे में ठीक है तो आपको इसकी समझ आ गई थी या कुछ है अंडरस्टैंडिंग में इशू आप बता सकते हैं कि इसमें ये क्या है किस चीज की डायग्राम है एनी स्टूडेंट मैम मैक्रोफेज एक्टिवेशन. ठीक है हमने कल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पढ़ी है ठीक है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में सबसे मेजर रोल जो है वो मैक्रोफेज का है और मैक्रोफेज जो है इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो है वो बेसिकली काम करता है ठीक है एंड हाउ देयर इज द activation of macrophage ठीक है there are I told you there are two pathways for the macrophage activation number one is there is a classically activated macrophage that we call it M1 and there is alternatively activated macrophage and we will call it M2 okay tell me what's the who will induce the activation of macrophage in classically activated pathway मैम कुछ माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं एंडोटॉक्सिन्स जो कि इसकी इंडक्शन करवाते हैं एंड सेकंड इज इंटरफेरॉन गामा ठीक है these are the both I mean के endotoxins of microbes and interferon gamma they will induce a classical pathway for the activation of macrophage ठीक है and the next is activated macrophage it will what will do it will produce a nitric oxide and reactive oxygen species and it will also upregulate the lysosomal enzymes and plus these things they will also do the microbicidal action like they will cause the phagocytosis and they will kill the bacteria and fungi and plus on the other side they will also produce the cytokines means के interleukin 1 interleukin 12 and interleukin 23 and chemokines they will cause the inflammation
तो बेसिकली क्लासिकली एक्टिवेटेड मैक्रोफेज दैट इज M1, इसने 2 फंक्शंस किए हैं. One is microbicidal action and the second is inflammation. Okay, now we come to the alternatively activated macrophage. What is the activation? How will it activate the alternatively activated pathway? इसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव की इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 30. अगर आप नीचे देखो तो इसमें आपको 2 साइटोकाइंस नजर आ रहे हैं, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 13. ये कहाँ से रिलीज होते हैं, कहाँ से आ रहे होते हैं? आपके टी लिम्फोसाइट्स कर रहे हैं, ठीक है. बट माइक्रोब्स एंड इंटरफ्रॉन गामा दे विल हैव इनहिबिटरी इफेक्ट, ठीक है. ये जो नेगेटिव साइन इफेक्ट कर रही है, इट मींस के इनका कोई रोल नहीं है, इनहिबिटरी इफेक्ट होगा. बट interleukin 4 and interleukin 13 they will activate the alternatively activative macrophage pathway, ठीक है. And the next when it will be activated then it will produce the M2, it will produce the growth factors and tumor growth factor beta, और इसके अलावा इसमें इंटरल्यूकिन 10 और ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, ठीक है. एंड दे विल एक इसमें टिश्यू रिपेयर करेगा, आई मीन के इन्फ्लेमेशन होगी या माइक्रोबिसिडल हो गया है. सेकंड जो है इसका काम है कि ये टिश्यू रिपेयर फाइब्रोसिस करेगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ठीक है. एंड फॉर टिश्यू रिपेयर के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी? और इट विल डू द टिश्यू रिपेयर, आपकी एंजियोजेनेसिस को प्रमोट करेगा और फाइब्रोब्लास्ट को प्रमोट करेगा, ठीक है, टू डू द टिश्यू रिपेयर एंड फाइब्रोसिस की तरफ लेकर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. ये भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की फॉर्म है. इसमें क्या है? ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इट्स अ डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन दैट इज एनकाउंटर्ड इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ infectious and some non-infectious conditions. So immune reactions, they are usually involved in the development of granulomas. So a granuloma is a cellular attempt to control an offending agent that is difficult to eradicate. Understand? A granuloma is a cellular attempt to control an offending agent that is difficult to eradicate. I mean कि आप उसको eradicate नहीं कर सकते, then further it will lead to the granuloma formation. So there will be clusters of T cell activated macrophages. It means के आपने देखा कि इस पे भी आप further मजीद आगे भी इस पे T cell activated macrophage की ही involvement है, ठीक है. And which engulf and surround indigestible foreign bodies like microbacterium or Capsulatum, silica and Silurium. Okay, they resemble squamous cells, therefore they are called epithelioid cells, ठीक है. Granulomas with peripheral lymphocytes, fibrosis and multinucleated giant cells, ठीक है. हम देखेंगे कि इसमें एक ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है, उसमें बेसिकली देयर आर कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. ग्रैनुलोमा आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा आई थिंक माइक्रो में, ठीक है. ये पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं. दिस मैक्रोफेज, ठीक है, मैक्रोफेज, लिम्फोसाइट एंड देयर इज epithelioid cells and giant cells, ठीक है. Basically these are the cells that are forming the granuloma formation, ठीक है. Basically अच्छा, इसमें आपको एक सबसे ऊपर epithelioid cell नजर आ रहा है, epithelioid cell, ठीक है. epithelioid cells क्या है, कहाँ से बन रहे हैं? Basically these are activated macrophages. Epithelioid cells, these are basically activated macrophages. जब ये during activation they attain abundant cytoplasm, ठीक है. इनके साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है एंड और ये रिजेंबल करते हैं टू द एपिथेलियल सेल, ठीक है. therefore they are called, then in this condition these are called epithelioid cells. so basically these are activated macrophage, ठीक है. और सेकंड आपको नजर आ रहा होगा इसमें जाइंट सेल. व्हाट आर दे? जाइंट सेल दे आर when epithelioid cells आपस में फ्यूज कर जाते हैं then they become giant cells. इसमें आपको न्यूक्लियस के ज्यादा नजर आते हैं. basically these are epithelioid cells that have fused.
Acha, this is again a picture of chronic granulomatous inflammation. As you can see, there is an aggregation of epithelial cells surrounding the epithelial cell, and there will be giant multinucleated cells, जिनको हम giant cells कहते हैं, and there is a beginning of central caseous necrosis. ठीक है, कुछ granulomas होते हैं जिनमें caseous necrosis होती है और कुछ में नहीं. ठीक है, तो basically caseous necrosis it will be in the center, और उसके around जो है there will be aggregation of epithelioid cells and giant cells, and there will be a order of lymphocytes and macrophages. अच्छा, किसमें केसेस नेक्रोसिस कौन सी ग्रेनुलोमेटस ग्रेनुलोमा में होती है? एनीबॉडी नोज? फॉर एग्जांपल आप लोग माइक्रो पढ़ के आए हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा है आप लोगों ने? This is a picture of tuberculous granuloma. You can see it has a central necrosis, and then there is a line of epithelioid cells, and then there are some lymphocytes. There are lymphocytes, और lymphocytes की लेयर में ही there are multinucleated giant cells. ठीक है, अगर आपको ड्रॉ करने के लिए कोई आती है ग्रेनुलोमा की, तो आप उसमें ये या ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा की आती है तो आप उसमें ये वाली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, centrally you will show the necrosis, and then it will be surrounded by epithelial cells and lymphocytes, and और उसी लेयर में there will be multinucleated giant cells. Okay, injury. There will be, if there is a mycobacterium, ठीक है, like there is any other bacterium, ठीक है, इसमें हम example दे रहे हैं mycobacterium tuberculosis की, or if there is any other fungus like Histoplasma capsulatum or foreign particle, for example, ठीक है, then it will lead to the inability to digest inciting agent. ठीक है, वो inciting agent को digest नहीं कर सकते, and then there will be obviously failure of acute inflammatory response, and it will lead to the persistence of injurious agent, and it will lead to the cell-mediated immune response and sequestration within the macrophage. तो ये both जो conditions हैं, they will further lead to the recruitment of macrophages. Recruitment of macrophages, I mean with epithelioid cells, and there will be also some giant cells. So ultimately, it will lead to the granuloma formation. तो आप इसका अगर आप इसका सजेस्ट पाथ पे या कोई इस तरह का फ्लो चार्ट फॉर्म में इसको करना चाहें तो आप इस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, या इसमें सबसे ऊपर स्टार्ट में आपको बैक्टीरियम मतलब नजर आ रहे हैं, फंगस या कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, इसमें आप विद एग्जांपल्स हो गए सुचर, फंगस में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, और बैक्टीरियम में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. तो आगे नेक्स्ट इसके क्या क्या स्टेप्स होंगे टू फॉर्म द ग्रेनुलोमा. Okay, the next there is what are the examples of diseases with granulomatous inflammation. ये आपकी बुक में ये टेबल बना हुआ है और आप लोगों ने ये टेबल याद करना. ठीक है, granulomatous inflammation में जो granulomas formation जो भी होती है, इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी डिजीजेस उसमें कॉजेस क्या होंगी, what will be the cause and what will be the टिश्यू रिएक्शन. टिश्यू रिएक्शन में आप बताओगे कि इसमें किस तरह की होगी, कैजिएटिंग होगा, नॉन कैजिएटिंग होगा, तो फॉरेन पार्टिकल होगा, कहाँ पे होगा, मिडल में होगा, कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व होंगे. Okay, the number one there is a tuberculosis. As you know, the organism that causes tuberculosis is Mycobacterium tuberculosis, and the tissue reaction that will be involved, it will show caseating granuloma. ठीक है, there will be caseating necrosis, and there will be focus of activated macrophages. Activated macrophages, basically these are also called epithelioid cells because they attain abundant cytoplasm and they look like epithelial cells, so therefore they are called epithelioid cells. And they will be rimmed by fibroblasts, lymphocytes, histiocytes, and occasional Lang and giant cells. And there will be central necrosis with amorphous granular debris, and the organism obviously there will be acid-fast bacilli. Okay, the second example is leprosy. The leprosy, the causative organism is Mycobacterium leprae,
That is will be acid fast bacilli in the macrophages, and the granuloma it will be non-caseated. Third, there is syphilis. Syphilis के लिए the causative organism you already know there is Tapelimum pallidum. इनमें क्या है syphilis में there is gumma formation. So microscopically two grossly visible lesions they are enclosing the wall of histiocytes, plasmacytoid infiltrate, central cells necrotic, and without the loss of cellular outline. And the fourth there is the example of cat scratch disease. In cat scratch disease, there is a gram-negative bacillus, and the tissue reaction will be in the form of rounded or stellate granuloma containing central granular debris and recognizable neutrophils and giant cells. They are not common. They are not commonly found in this cat scratch. Okay, the fifth number where there will be the sarcoidosis. There is for sarcoidosis, there is no known organism or this unknown etiology in this case. So there will be non-caseating granulomas with the abundant activated macrophages. And the last is Crohn's disease. Crohn's disease, this is IBD or inflammatory bowel disease. And the immune reaction against, there will be immune reaction against intestinal bacteria, and there will be self-antigen. So the tissue reaction in this case will be there will be non-caseating granulomas in the wall of the intestine, and with the they will be with the dense chronic inflammatory. Okay, so you will remember all these examples of granulomatous inflammation. It is already in your book. तो आपको इसमें सारी आनी चाहिए. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें सबसे जो है दैट इज ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, बाकी भी इम्पोर्टेंट है तो आपको इन सब की आनी चाहिए. मोस्टली आपकी तो कुछ प्रैक्टिकल्स में भी एसडीज में भी हम अक्सर इसमें आपको ग्रानुलोमा की जो डायग्राम है वो ड्रॉ करके देते हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने एसडीज ये वाली साइड. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ग्रानुलोमास. ठीक है, दिस इज आल्सो इन योर बुक. ठीक है, अकॉर्डिंगली उसी के ही अकॉर्डिंगली हमने we divide granulomas into foreign body granulomas and the second is immune granulomas. अच्छा, इसके नंबर 1 there is foreign body granulomas. इससे आपको क्या अंडरस्टैंड करते हैं? What do you understand by foreign body granuloma? It means there is some foreign body. ठीक है, जिसके आप organism या जो भी है बैक्टीरिया they can't digest. ठीक है, तो क्या है इसमें फॉरेन बॉडी जो है इट विल बी इन द सेंटर. ठीक है, और अपने अराउंड इट विल फॉर्म अ ग्रानुलोमा. क्या इसकी डिटेल कर लेते हैं. सो इट इज इंसाइटेड बाय रिलेटिवली इनर्ट फॉरेन बॉडी. Foreign bodies and they are typically foreign body granulomas form around material. As already told you, there will be granuloma formation around the material that are large enough to preclude phagocytosis by a single macrophage and do not incite any specific inflammatory or immune response. एक मिनट क्या हुआ? Is there any problem? Okay, इसमें आपके जो मजीद अगर आप इसकी डिटेल में जाए फॉरेन बॉडी, तो इसमें देर आर टू मेजर थिंग्स कि इसमें देर विल बी एक्टिवेटेड मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स. दे आर अपोज टू द सरफेस ऑफ द फॉरेन बॉडी. ठीक है, दे आर अपोज टू द सरफेस बॉडी. एंड और अगर आप उसको इस ग्रानुलोमा को इफ यू सी विद द पोलराइज्ड लाइट then you can see there will be foreign body in the center of the granuloma. Second, there is immune granuloma. Immune granuloma, they are caused by agents that are capable of inducing an immune response which produces granulomas usually when the inciting agent is poorly degradable or particulate. Okay, now we will see as I already told you about the giant cells and epithelioid cells, but let's see what are the giant cells. So older granulomas, they develop an enclosing rim of fibroblasts and connective tissue,
or gram, I am talking for the older gram, ठीक है, they will develop an enclosing ring of fibroblast and connective tissue and frequently epithelioid cells they चलिए बताएं कि epithelioid cells क्या होते हैं, can you tell me? तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है what are epithelioid cells, anybody? What are epithelioid cells? And macrophages. These are not macrophages, आप नहीं कहोगे, these are activated macrophages, ठीक है, नॉर्मली मैक्रोफेजेस भी हो रहे फिर रहे होते हैं बट दे आर एक्टिवेटेड। अभी आपको मैक्रोफेज एक्टिवेशन का जो पाथवे बताया, ठीक है, इसमें एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस क्या है, इनका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और दे अटेन अबंडेंट साइटोप्लाज्म, ठीक है, जब इनमें साइटोप्लाज्म ज्यादा हो जाता है दे आर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। तो इस फॉर्म में दे रिजेंबल द फॉर्म शेप ऑफ अ एपिथेलियल सेल्स, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एपिथेलियोइड सेल्स, ठीक है। अब यही एपिथेलियोइड सेल्स जब ये काफी ज्यादा हो जाएंगे एंड देन दे विल फ्यूज इन द फॉर्म ऑफ जाइंट सेल, ठीक है, तो इसमें जब ज्यादा ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है, जब ज्यादा फ्यूज कर जाएंगे तो देन एक एपिथेलियोइड सेल के अंदर वन न्यूक्लियस है तो ज्यादा करके एक सेल बन जाएंगे बट देयर विल बी मल्टीपल न्यूक्लियस, सबके न्यूक्लियस के अंदर आ जाएंगे ना ऑब्वियसली। तो जाइंट सेल दे आर बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड दैट आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एपिथेलियोइड सेल्स। Okay, they are found, giant cells, where they are basically found in the periphery of the granuloma, but sometimes they can be in the center of the granuloma. ठीक है, ये rare होता है, but they are mostly found in the periphery of the granuloma. These giant cells they may attain diameters of 40 to 50 micrometer. Okay, then peripherally Langhans type giant cells or haphazardly foreign body type giant cells. Okay, next there is what are epithelioid cells. Epithelioid cells, these are activated macrophages. अच्छा, epithelioid cells क्या है? These are activated macrophages with epithelial. ठीक है, they resemble like epithelial cells या इसको आप कह सकते हैं they also resemble the squamous cell like a parent. So therefore they are called epithelioid cells. So these are cells with indistinct cell boundaries and they have abundant pale staining granular cytoplasm. Okay, and they are again elongated. They can be in the form of elongated or oval, or they can be slipper-shaped nuclei. They have the slipper-shaped nuclei, and they are weakly phagocytic. अच्छा, ये आपके सारे ग्रेनुलोमा इन्फ्लेमेशन का सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो what is the definition of granuloma, ठीक है, and what are the types of granuloma. There are two types of granuloma, foreign body and immunogranuloma granuloma, and you should know the examples of all the granulomatous inflammation, ठीक है, जो आप लोगों को टेबल बताया ये आप लोगों ने सारे। Next there is what are the systemic effects of chronic inflammation, कि आपके systemically क्या क्या effects आ रहे हैं, ठीक है। Then first of all कोई भी इन्फ्लेमेशन हुई है तो आपकी एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। किस तरह एक बॉडी आपको शो करती है देयर इज समथिंग नॉर्मल और एबनॉर्मल, देयर इज समथिंग एबनॉर्मल एंड देयर इज समथिंग हैपनिंग इन योर बॉडी। तो सबसे पहली क्या आपके सिम्टम क्या नजर आते हैं आपको? इसमें नंबर 1 देयर विल बी फीवर। इसमें देयर विल बी फीवर, कि आपको फीवर होता है, इट मींस कि ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो बता रहा है कि कुछ आपको इन्फेक्शन चल रही है या कुछ देयर इज समथिंग एबनॉर्मल इनसाइड योर बॉडी, ठीक है। तो नंबर 1 जो सिस्टेमिक इफेक्ट्स ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में हम देखेंगे देयर विल बी फीवर, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि हम फीवर को किस तरह डिफाइन करेंगे कि क्या है फीवर, व्हाट इज फीवर? आप क्या कहते हैं कि फीवर है, तो आप क्या माइंड में आता है? Increase in body temperature. जी, इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। आप थर्मोमीटर लगाते हो या आप जो लेमैन या जो भी है आप कहीं पर सिर्फ अपनी बॉडी को फील करते हो तो आपको लगता है कि बॉडी टेम्परेचर आपका ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली फीवर को हम कह सकते हैं इफ देयर इज राइज इन बॉडी टेम्परेचर 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है,
नॉर्मल जो है आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 1 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आप इसको देन यू विल कॉल इट के दिस इज अ फीवर, ठीक है। सो इनवेरिएबली क्या है, इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देयर इज माइल्ड फीवर and often with the loss of weight and there can also be some weakness। तो इसमें फीवर के जो है बेसिकली दिस इज साइटोकाइन मीडिएटेड, ठीक है। इसमें साइटोकाइंस कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये आपको वैसे भी जनरली पता होना चाहिए। देयर इज अ इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6 एंड ह्यूमर नेक्रोटिन, दिस इज और इसके अलावा प्लस देयर विल बी एक्यूट फेज रिएक्शंस भी साथ में हो सकती हैं, like there can be some anorexia and skeletal muscle protein degradation and there can be some hypotension, ठीक है। फीवर का हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि फीवर की क्या डेफिनेशन है और प्लस उसमें सबसे इम्पोर्टेंट इज साइटोकाइन, व्हाट आर द साइटोकाइंस दैट कॉज अ फीवर। सेकंड सिस्टेमिक इफेक्ट्स that is there can be anemia in chronic inflammation, it is accompanied by anemia of varying degree, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, but there can be some mild anemia। what is anemia, होता क्या है, what is anemia? A decrease in hemoglobin or number of RBCs. जी, decrease in hemoglobin or the number of RBCs, ठीक है। then we call it, आपको इसकी नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक होती है, अगर आपकी जो लोअर लिमिट है उससे नीचे है देन यू विल कॉल इट दिस इज एनीमिया, ठीक है। एंड एनीमिया हो सकता है बट इट विल बी माइल्ड। सेकंड अच्छा थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग दैट इज इन ऑल द इन्फ्लेमेशंस, ठीक है, देयर इज ल्यूकोसाइटोसिस। व्हाट इज ल्यूकोसाइटोसिस? Increased number of our WBCs. Yes, increase in the number of white blood cells। normal range क्या होती है white blood cells की? 4 to 11 into 10. सॉरी बेटा 4000 to 11000 होती है, ठीक है। आप कोई भी ब्लड की रिपोर्ट देखते हो, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर एचपी की होती है, ठीक है, पेशेंट का एचपी कितना है, साथ में उनकी नॉर्मल वैल्यूज भी होती है, ठीक है, कि नॉर्मली इतना होता है पेशेंट में, ठीक है। एंड सेकंड देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस। सो एज इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में भी ल्यूकोसाइटोसिस होगी बट इन आल्सो इन chronic inflammation, ठीक है। बट जनरली देयर इज relative lymphocytosis in these cases, ठीक है। अब ये ल्यूकोसाइटोसिस का तो हमने बात कर ली, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ल्यूकोसाइटोसिस मींस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या होगी, किसमें इट कैन नॉर्मली देयर इज 4000 to 11000 नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल काउंट, and there will be increase कहाँ तक हो सकता है, it can go to the 15,000 20,000 तक इंक्रीज हो सकता है, इवन के it can increase to the white blood cell can increase to the 40,000, ठीक है, 40,000 to 100,000 भी हो सकता है, ठीक है, severe infection, but there is 15,000 to 20,000 तक white blood cell increase होते हैं, ठीक है। अब इसमें white blood cells में आगे हम देखेंगे कि इसके अंदर बाकी जो सेल्स हैं उसमें काउंट किस वाले में ज्यादा है, ठीक है। इफ देयर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें कौन से आपके सेल काउंट ज्यादा होगा, एनीबॉडी? इफ देयर इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन देयर विल बी इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, आपका न्यूट्रोफिल काउंट की परसेंटेज जो है दैट विल बी इंक्रीज। बट इफ देयर इज वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है, व्हाइट ब्लड सेल्स तो इंक्रीज हुए बट नो यू विल सी कि इसमें कौन से सेल काउंट जो है वो न्यूट्रोफिल्स हैं ज्यादा हैं, कौन से इओसिनोफिल्स हैं या लिम्फोसाइट्स हैं। इन ऑल द वायरल इन्फेक्शन देयर इज इंक्रीज लिम्फोसाइट काउंट एंड वी कॉल इट लिम्फोसाइटोसिस, ओके। न्यूट्रोफिल काउंट ज्यादा है देन वी विल कॉल इट न्यूट्रोफिलिया। इन वायरल इन्फेक्शंस लिम्फोसाइट काउंट इज इंक्रीज्ड एंड वी विल कॉल इट दिस इज लिम्फोसाइटोसिस। और अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन या पैरासिटिक इन्फेक्शन है देन देयर विल बी इओसिनोफिल काउंट ज्यादा होगा एंड वी यूज द टर्म इओसिनोफिलिया। गुड।
अच्छा, देयर आर सम वायरल इन्फेक्शन जिनके अंदर ल्यूकोपीनिया होता है, ठीक है, WBC काउंट आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आपने ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब ये नहीं कि जस्ट WBC इंक्रीज हो रहे हैं, आपने नेक्स्ट पीस में देखना होता है कि इसमें कौन से सेल ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, देन यू कैन से कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, एलर्जिक या कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन चल रहा है। The number 4 systemic effects, there will be ESR, erythrocyte sedimentation rate, ठीक है। In all the chronic inflammation ESR is elevated, ठीक है। तो इसमें all the chronic inflammation जितनी भी हैं they will show increased erythrocyte sedimentation और ESR. ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी acute inflammation की है. Now we will see what are the differences between acute and chronic inflammation. Excuse me, ma'am. जी मैम अभी आपने बताया कि एक है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जिसमें एनीमिया हो जाता है, तो एनीमिया में तो ESR तो डिक्रीज होना चाहिए, तो सारे केसेस में कैसे एलिवेट हो सकते हैं ESR अगर एक केस में एनीमिया भी पॉजिटिव एजेंट है? एनीमिया और ESR का तो इस तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता। नहीं, अगर आप उसके साथ हेमेटोक्रिट के साथ तो इसको नहीं कर रहे कंफ्यूज। जितनी भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस और कुछ ल्यूकीमियाज होते हैं उसमें ESR इंक्रीज होता है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में ESR हमेशा रेज होता है, ठीक है। यू आर कंफ्यूजिंग इट विद द हेमेटोक्रिट, ठीक है। हेमेटोक्रिट जो है वो हम कोरिलेट करते हैं विद द उसके हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। हीमोग्लोबिन के अकॉर्डिंगली वो होता है, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें हेमेटोक्रिट भी कम होता है। ESR का हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होता। आपको कहाँ से लगा कि ये ESR और हीमोग्लोबिन का है? मैम because ESR stands for erythrocyte sedimentation rate ना, तो फिर उसकी वजह से मुझे थोड़ा हाँ, वो सेडिमेंटेशन रेट देखते हैं ना कि क्या है उसका, तो इसमें ये नहीं होता इस तरह से ना। ओके या थैंक यू आप मैम। थोड़ा सा इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, फिर चलो कभी डिटेल में बात करेंगे इस पे, ठीक है। ओके, acute inflammation का सबसे when will you talk about the differences between acute and chronic, ठीक है। उसमें नंबर 1 पे आपका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या लिखोगे? ड्यूरेशन, या उसकी सबसे पहले आप जिस तरह डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो ना, ठीक है, कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। डेफिनेशन में क्या है हमने यूज किया था, ड्यूरेशन जो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में शॉर्ट होता है, लिमिटेड टू सम डेज, बट इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ड्यूरेशन इज लॉन्ग एंड इट कैन इवन गो टू द फ्रॉम वीक्स टू मंथ तक जा सकता है, ठीक है। और सेकंड देयर इज ऑनसेट। ऑनसेट कैसा होगा? इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देयर इज एक्यूट ऑनसेट and in chronic there is insidious onset. And what is the specificity? Will be non-specific, and there will be in chronic there will be specific where immune response is activated, okay. inflammatory cells कौन-कौन से होते हैं? What are the major inflammatory cells? वैसे आप मुझे बताओ कि acute में कौन-कौन से cells होते हैं? In acute inflammation what are the inflammatory cells? Neutrophils, Neutrophils, yes. macrophages, Macrophages. Any other cells? बस इतने ही जो देखे सामने वही बता दिए। अच्छा चलिए ठीक है, इसमें जो मेनली जो है न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, बट इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसमें जिस तरह इन्फ्लेमेशन एक्यूट में देयर इज अ मेन रोल जो है न्यूट्रोफिल्स का होता है, जबकि क्रोनिक में देयर इज अ मेन रोल ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है। और मैक्रोफेजेस और इसके अलावा लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी और फाइब्रोब्लास्ट भी, ठीक है। What will be the vascular changes in acute inflammation? Vascular changes क्या होंगे? There will be active vasodilatation and increased permeability, ठीक है। There will be active vasodilation और increased permeability, ठीक है। जबकि in chronic inflammation में ये increased permeability और ये नहीं होता, बस इसकी बजाय there will be new vessel angiogenesis, I mean new vessels formation होगी और granulation formation, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा एग्जांपल देखिए, ग्रैनुलेटरी इन्फ्लेमेशन होती है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होती है, तो ये सारी इसमें आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का पार्ट है। एंड देयर इज फ्लूइड एक्सुडेशन एंड एडिमा। जी मैम स्लाइड्स हमें बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही और इंटरनेट काफी अरसे से खराब है, आपकी आवाज डिसरप्टेड आ रही होती है। मुझे तो इधर तो इंटरनेट सही आ रहा है। मैम स्लाइड्स नहीं क्लियर नहीं है।
अभी ये मैम वाली ये स्लाइड वाली क्लियर नहीं है स्लाइड आपको? बहुत अनक्लियर है, ब्लर है नो बहुत। आप लोगों ने लैपटॉप पे ही हो ना, या आप फोन्स पे हो अटेंड कर रहे हो क्लास? लैपटॉप हम लैपटॉप्स। लैपटॉप। ना हो सकता है कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो, तो ये अपलोड भी हो जाएगी, अगर आप लोग कहोगे तो शेयर कर देंगे इसको मजीद। मैम ये बाकी हमेशा क्लासेस हो रहे हैं, पैथोलॉजी हाँ। के लिए कभी आप क्या प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि आइंदा से अगर इंटरनेट इम्प्रूव हो जाए थोड़ा। हाँ एक्चुअली और भी क्लासेस हो रही होती है ना, तो इनका ये जैसे सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है आप लोग कुछ इंटरप्शन, यस अगर मैम, कहीं मगर पे ये इसी नेटफ्लिक्स अगर लाइट्स आपको कहीं होती पे हैं। इंटरप्शन या कुछ इस तरह का मिस हुआ है, तो मैं दोबारा वो स्लाइड आपको शो कर दूंगी और बता भी दूंगी, ठीक है? लेकिन चलो ठीक है, आई विल रिक्वेस्ट देम टू इम्प्रूव द इंटरनेट। थैंक यू। अपने नेट अच्छा बेटा, हो सकता है आप लोगों के अपने नेट के कुछ इश्यूज हों। यहाँ पर सिर्फ 4 लैपटॉप चलते हैं और रोजाना हाँ वो कह रहे हैं कि हमारी साइड पे ऐसा कोई इशू नहीं है, फास्ट मैम पूरी इंटरनेट है। हो क्लास सकता है आपके घर नहीं, पे मैम नेटवर्क मैम पूरी हाँ, क्लास तो पूरी में क्लास का शेयर नेट नहीं एक आती। साथ तो खराब नहीं हो सकता ना। अच्छा ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, आपकी जो है वो रिक्वेस्ट या कंप्लेन आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है? लेकिन आप मुझे बता सकते हो कहीं पे आप लोगों को मिस किया है या कोई अंडरस्टैंडिंग में इशू हुआ है, तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? ये भी स्क्रीनशॉट अच्छा मुझे तो क्लियर आ रहा है। छोटी किस्म को बड़ा किया हुआ है, इस वजह से ये पिक्चर है ना कि जो टेक्स्ट होगा वो ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, हो सकता है ये टेबल्स तो इसी फॉर्म में होते हैं ना, ओके टाइप तो नहीं। चलो ठीक है, ओके देयर विल बी, हाँ देयर विल बी कार्डिनल साइंस किसमें पॉजिटिव होती है, व्हाट आर द कार्डिनल साइंस, अब मुझे बताओगे आप बच्चों, आप बताओ ना, ताकि मैं भी देखूं कि आपको आपकी आवाज मुझे क्लियर आ रही है या नहीं। व्हाट आर द कार्डिनल साइंस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन? मैम इसमें रेडनेस होती है, यस स्वेलिंग होती है, पेन होती है, हीट और लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप इसके लिए रेडनेस के लिए कौन से टर्म यूज करते हैं? रिबॉर, रिबॉर, ठीक है। और कैलर किसके लिए यूज होती है? हीट, हीट हीट, के लिए, ठीक है। एंड डॉलर? पेन। पेन। हाँ यस परफेक्ट, ठीक है। तो मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। अच्छा इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में इस तरह के कार्डिनल साइंस नहीं होते, ठीक है। ओके नेक्स्ट वी विल सी टिश्यू नेक्रोसिस, ठीक है। टिश्यू नेक्रोसिस इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में होती है या नहीं? नो। यूजली नहीं होती, ठीक है, बट इट कैन बी। तो बट इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में ये टिश्यू नेक्रोसिस का हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह फाइब्रोसिस का अगर हम देखते हैं, ठीक है, फाइब्रोसिस जो कि आपके फाइब्रोसिस थ्रू कोलेजन डेपोजिशन, आपने देखा कि एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो थे वो एंड में जाके फाइब्रोसिस का काम कर रहे थे। लेकिन एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्योंकि इस वक्त हो रही होती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में फाइब्रोसिस का या कोलेजन डेपोजिशन का कोई चक्कर नहीं होता, देयर विल बी नो, ठीक है। बाय इन क्रॉनिक में होती है। और इसमें देखते हैं आप वो ऑपरेटिव होस्ट रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, दे विल बी प्लाज्मा फैक्टर्स इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कॉम्प्लीमेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है, एंड न्यूट्रोफिल्स और नॉन इम्यून फेगोसाइटोसिस होती है, ठीक है। बट इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन देयर विल बी इम्यून रिस्पॉन्स और प्लस फेगोसाइटोसिस भी होगी, एंड प्लस देयर विल बी आल्सो रिपेयर, ठीक है। ये सारी चीजें क्रॉनिक में होती हैं, एक्यूट में नहीं। व्हाट आर द सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन, ठीक है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन मींस आपने मैंने अभी आपको बताया है कि व्हाट आर द सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन या सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या होंगे क्रॉनिक, ठीक है। इन एक्यूट में अगर हम देखते हैं देयर विल बी फीवर, ठीक है, एक्यूट में भी फीवर होगा, क्रॉनिक में भी होगा। बट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन देयर विल बी हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। और अक्सर इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है। बट इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन विल बी लो ग्रेड फीवर एंड देयर विल बी आल्सो वेट लॉस एंड एनीमिया, ठीक है। यहाँ पे चारों पांचों बता सकते हैं, देयर विल बी लाइक ल्यूकोसाइटोसिस, देयर विल बी फीवर, देयर विल बी वेट लॉस, देयर विल बी एनीमिया, ठीक है। जो तीन चारों चीजें आप बता सकते हैं। चेंजेस इन पेरिफेरल ब्लड, ठीक है।
चेंजेस इन पेरिफेरल ब्लड में क्या होगा, इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन में देयर विल बी न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइटोसिस, लिम्फोसाइटोसिस इन वायरल इन्फेक्शन। जबकि अभी आपने देखा कि इनमें देयर विल बी वेरिएबल ल्यूकोसाइट चेंजेस होती हैं इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में, लेकिन होती है, ठीक है। तो उसमें आप नेक्स्ट उसमें बताओगे कि इसमें कौन कौन सी बैक्टीरियल में कौन सी होंगी, वायरल में कौन सी होंगी, और इसी तरह से पैरासिटिक इन्फेक्शन है तो आप इसमें बता सकते, ठीक है। बट ल्यूकोसाइट न्यूट्रो फिर ल्यूकोसाइटोसिस दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन एक्यूट। अच्छा, इसमें आप क्वेश्चंस जो हैं आप लोग असाइनमेंट्स भी शायद मिली हो आप लोगों को, तो इसमें क्या है क्वेश्चन जो कर सकते हैं, देयर विल बी ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ग्रैनुलोमा, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम्स में भी आ सकती है, ठीक है, ग्रैनुलोमा की पिक्चर ड्रॉ, ठीक है। उसमें मेजॉरिटी में ज्यादातर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो ग्रैनुलोमा होता है, ठीक है, उसकी आती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये हर तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आपको किसी भी वक्त पूछा जाए तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, देयर कैन बी व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रैनुलोमा, पैथोजेनेसिस क्या है, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट जो है इसमें चीजें थी बता, ठीक है। अब आप हमारा टॉपिक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का खत्म हो गया है, एंड नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टिश्यू रिपेयर, ठीक है। कल से टिश्यू रिपेयर। अब मुझे बताओ कि कोई चीज आपने मिस की है या समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसको रिपीट कर देती हूँ। एनी स्टूडेंट प्लीज। बच्चों, कोई चीज जो आपको समझ ना आई हो, या इसमें आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से कोई मिस हो गई है, तो प्लीज। ओके, टेल मी कि इयोसिनोफिलिया किसमें होता है, कौन सी इन्फेक्शन है जिसमें इयोसिनोफिलिया होता है? एलर्जी कंडीशंस में होता है। एलर्जी कंडीशंस और प्लस दो कंडीशंस हैं, एलर्जिक है एक, सेकंड इज पैरासिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। अच्छा, पैरासिटिक इन्फेक्शन कौन सा कॉमन होता है? बच्चों में भी काफी कॉमन होता है, बड़ों में भी हो सकता है। बताओ बच्चों, पढ़े आप लोगों ने कुछ आइडिया? पैरासिटिक इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली काफी कॉमन होता है। मैम मलेरिया होता है मॉस्किटो से जो कॉज होता है, लेकिन अब तो इतना नहीं है वो। मलेरिया नहीं है, इसके अलावा भी आप उसको मैम इंटेस्टाइनल वर्म हाँ इन्फेक्शन। जी वर्म्स होते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ना कि बच्चों को डीवर्म करो, बच्चों को और बड़ों को भी डीवर्म करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी कई दफा अगर आपकी बॉडी में है तो आप जब टेस्ट करवाते हो, ठीक है, उसमें इयोसिनोफिल काउंट आपका रेज रहता है, तो आप उसको इससे भी ट्रीट कर सकते हो, देयर इज सम पैरासिटिक इन्फेक्शन, ठीक है। और जहां तक मलेरिया का है, तो मलेरिया में तो फिर साथ में और क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं? चलो, ये वाले वर्म्स का है, तो और क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स, इसके साथ क्या क्या आप पूछते हैं? अच्छा जी, कि आपको इचिंग तो नहीं हो रही या बच्चे को, या इस तरह का, ठीक है। आप एनीमिक तो नहीं हो रहा, ठीक है, तो इस तरह के आप क्वेश्चन करोगे, ठीक है, इन केस ऑफ वर्म। बट अगर मलेरिया है तो उसमें क्या क्या, ठीक है, पैरासिटिक इन्फेक्शन तो हुआ है, साथ में फीवर, फीवर की हिस्ट्री नहीं होगी? फीवर होगा हाँ और ठीक है, फीवर और चिलिंग कोई चिलिंग नोजिया, और वोमिटिंग और कुछ? नौसिया तो नहीं। नोजिया भी हो सकता है, हाँ। फीवर, नोजिया, वोमिटिंग की हिस्ट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो फिर उसके ऊपर आप जब सीबीसी करवाते हो, ठीक है, सीबीसी विद पेरिफेरल स्मीयर, ठीक है, तो पेरिफेरल स्मीयर में अंडर माइक्रोस्कोप आपको उसमें मलेरियल पैरासाइट्स नजर आते हैं। तो इसके लिए यूजली हम ब्लड फिल्म आई मीन कि जब पेरिफेरल स्मीयर बनाते हैं, ये जब ब्लड फिल्म होती है, ठीक है, उसमें आपको मलेरियल पैरासाइट नजर। और कुछ क्वेश्चन? मैम ये एलएमएस ओपन नहीं हो रहा, तो उस पे पैथो की 2 असाइनमेंट्स आई हैं, एक की कल लास्ट डेट है।
तो वो ओपन ही नहीं हो रहा, डाउनलोड कैसे करें? अच्छा, आप के पास है आईटी का, आईटी वालों का नंबर है आपके पास? यस मैम। अच्छा, कोई भी इस तरह की होती है ना कि आपका एलएमएस पे अपलोड ना हो रहा हो या कोई इस तरह के क्लोज्ड है, या तो आप ना आईटी वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उनको आप अपनी प्रॉब्लम लो तो देन दे विल सॉर्ट आउट के क्या इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है? एलएमएस में अक्सर आ रहे हैं इश्यूज, तो आप आईटी से कांटेक्ट करो तो किसी हद तक कर सकते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो you can ask me। अच्छा, कौन सी पिक्चर आप लोगों को अच्छी लग रही है, दिस वन और दिस, जो आप लोग ड्रॉ कर सकते मैम ये वाली हो? सेकंड ये वाली, वन ये वाली या ये फर्स्ट वाली? वाली। मैम क्लियर आई थिंक फर्स्ट वाली इसमें ये सही है। हाँ ठीक है, इसमें मैक्रोफेजेस भी, लेकिन थोड़ी सी आपको न्यूक्लियस और ये वो बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसमें ये है कि आपको मैक्रोफेज क्लियर नजर आ रहे हैं, ठीक है? लिम्फोसाइट का भी पता चल रहा है, जाइंट सेल जो इतना बड़ा सा मल्टी न्यूक्लिएटेड पड़ा हुआ है, ठीक है, वो भी आपको क्लियर है इसमें, ठीक है? तो आप लोग कोई भी जो है वो कर सकते हो। बेसिकली ये जो है ना, ये इसमें उससे डिफरेंस ये है कि इसमें आपको सेंट्रली नेक्रोसिस भी नजर आ रही है, ठीक है? बिकॉज ये ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा है, ठीक है? तो आप लोग ये भी बना सकते हो, तो आप लोग कोई, लेकिन अगर ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा की बात आती है तो आप लोग ये बनाओगे, ठीक है? और फिर बाकी साइड में जो है उस टाइप के लिम्फोसाइट्स के वो सेल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और यू हैव टू शो द सेंट्रल केसेस नेक्रोसिस, ठीक है? आपको उन्हें जरूर शो करना है। और डिफरेंसेस पता चल गए हैं, और ये आपकी बुक में टेबल है, ये आप लोगों ने इसको याद करना है, ठीक है? मुश्किल नहीं है, इजी है। और प्लस उसके अलावा डिफरेंसेस और ग्रैनुलोमा की टाइप्स, ठीक है? ये बड़ा अच्छा लिखा हुआ है आपकी बुक में। फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा किस तरह का होगा, तो कोई भी बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया है तो वो इसके अराउंड विल मेक सम ग्रैनुलोमा, और इम्यून ग्रैनुलोमा, ठीक है? और जाइंट सेल्स क्या होते हैं? अच्छा, इसके अंदर जब आप ड्रॉ करते हो या देयर इज एनी वाइवा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपने बोला है कि इसमें एपिथेलाइट सेल्स हैं या जाइंट सेल्स हैं, ठीक है? तो देन यू शुड नो कि बेसिकली जाइंट सेल्स हैं क्या, ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों को एटलीस्ट ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है। चलिए ठीक है, ओके बच्चों, फिर टुमारो वी विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ टिश्यू रिपेयर। स्टिल आपको कोई ना समझ आई हो तो? ये हो गया आपको?